स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone. India's electric vehicle revolution, the EV revolution of India, जो कि टू व्हीलर को ऑलरेडी रेवोल्यूशनाइज कर चुका है और इंडिया में मैक्सिमम सेल्स जो ईवी की होती है वो टू व्हीलर्स की होती है एंड देन थ्री व्हीलर्स, आप टोटो, ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा जो भी बोलते हैं अपने एरियाज़ में, वो आपको दिखाई देता है। बट ये जो रिपोर्ट जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, that will show how India is going to be the fourth largest manufacturer of EVs in the world, especially the cars, the four-wheeler manufacturer and the fourth largest manufacturer. ये रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि अपनी डोमेस्टिक डिमांड से भी लगभग 20 लाख कारें एनुअली ज़्यादा बना रही होगी इंडिया, which will increase the export potential of India's EV ecosystem. सोच के देखो इस बात को। Now from China, the global manufacturers or the global importers or the global demanders of the EV will also import from India, क्योंकि हम हाई क्वालिटी लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स बना पा रहे होंगे। चाइना +1, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस तो तब भी रहेगा, with China growing or China manufacturing EVs in 2030 more than 6 times that of India. But still a very good beginnings can happen. So आज इसी के ऊपर बात करते हैं। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। तो थोड़ा पेट्रोल डीजल से हट के, क्रूड ऑयल से बाहर निकल के हम अपने ग्रीनर फ्यूचर की तरफ बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा ईवी रेवोल्यूशन आगे बढ़ सकता है और हमारी डिमांड को और हमारे पर कैपिटा इनकम को और सब इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर ये है कि बाय 2030 इंडिया विल बी द fourth largest producer of electric cars globally, just behind China, US and Germany. और ये रिपोर्ट कहाँ से आई है? बाय रोडियम ग्रुप। ठीक है, उस टाइम जर्मनी, अभी तो जापान है, तब तक जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, इसके आप देख सकते हैं कि एक मॉन्यूमेंटल लीप है, क्योंकि मॉन्यूमेंटल लीप की बात अगर हम करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या हम करें कि हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो रैंप अप हो जाए, दिस ओवरऑल प्रोडक्शन गोज़ अप। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पे आपको मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करने होंगे। जैसे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला जो काम है वो है चार्जर्स का, चार्जिंग स्टेशंस का। आज इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 13,000 चार्जर्स के आसपास है। लमसम अगर आप देखते हैं वो फास्ट चार्जर्स को, 2030 तक इसको 13 लाख तक ले जाना है, 13 लाख। That means we will have to install more than 4-5 lakh chargers every year. ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े नंबर्स हैं। मतलब अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है, 4 लाख चार्जर्स, 2 लाख, 4 लाख चार्जर्स ऐसे करके हमको अगले 4 साल 5 साल में लगाना है, ताकि हम 13 लाख के नंबर तक पहुँच सके 3 साल 4 साल में। 2025 ख़त्म हो जाएगा अभी कुछ दिन में। ठीक है, उसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पे इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग। अब जैसे रियासी में फर्स्ट आपको ये न्यूज़ आई थी ना कि लिथियम आयन मिल सकता है, बहुत बड़ा रिजर्व है, और जब तक वहाँ नहीं होता हमें ग्लोबली भी अपने सप्लायर्स खोजने होंगे। नहीं तो हमेशा की तरह जैसे आज भी इंडिया में जितनी भी बैटरीज आती हैं वो तो या तो चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं या कोरिया से इंपोर्ट हो रही हैं, दैट इंक्रीजेज आवर इंपोर्ट बिल। वही प्रॉब्लम जो क्रूड ऑयल के साथ है, कम से कम क्रूड ऑयल तो नेचुरल रिसोर्स है, उसको तो हम खुद से बना नहीं सकते, बट बैटरी कैन बी मैन मेड। तो बैटरीज़ के लिए हम लिथियम की जो रिच कंट्रीज़ हैं उनके साथ टाई अप्स कर सकते हैं और साथ ही साथ इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ लगा सकते हैं। अगर हम PLI स्कीम, और सोचो PLI स्कीम खुद जो है लगभग $2 बिलियन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एडवांस बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग रखा हुआ है, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ इन द कंट्री, बैटरी आज भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना और कोरिया से। तो यही सब बातों का ध्यान रखेंगे और कैसे ये इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एंड मोर देन जस्ट कार्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग हमारा मोटो नहीं है, कैसे ये ओवरऑल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इंडिया के खुद के नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को प्राप्त करने में हेल्प करेगा। इस सब के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। बट उस चर्चा पे आगे बढ़ने से पहले, अगर ऐसी चर्चाओं में आपको इंटरेस्ट आता है, ग्लोबल ट्रेड,
economy, how to make India great again, how to target policies better, how to make good policies, why policies matter। यानी आपको एक ऑल राउंडर पॉलिसी मेकर, एक IAS ऑफिसर की तरह सोचना है, IAS ऑफिसर बनना है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है। इसका हमारा प्रतिज्ञा बैच 30 जून से शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस से शुरुआत करेंगे। तो ये बैच आपके लिए हो सकता है दिसंबर तक ये खत्म होगा, दिसंबर लास्ट तक और जनवरी फर्स्ट वीक, उसके बाद आपको पूरा 5 महीने प्रीलिम्स का मिलेगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू चूज एन ऑप्शनल, और एक ऐसा ऑप्शनल जो हाई स्कोरिंग है, 335 प्लस इज़ द हाई स्कोर ऑफ दिस ईयर, एंड उसके साथ साथ हाईएस्ट कन्वर्जन रेट है। यानी अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सेलेक्ट होंगे अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से, जो यूपीएससी कहता है 14%। तो गो फॉर द प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, जहाँ पे सबसे बड़ा आपको 2 चीज़ मिलता है, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज। मेंटरशिप मेंटर्स आपके डाउट क्लियर करते हैं, आपके आंसर इवेल्युएट करवाते हैं, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज मिलेगी जो आपको एग्ज़ाम रेडी करती है। ठीक है, क्योंकि मेंस जो गेम है वो राइटिंग का गेम है कि कितना आप अच्छा लिख सकते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को और बेहतर करती है एग्जाम से पहले। और PYQ एनालिसिस होता है हम लोग की क्लास में, 30 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी आपको, एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलती है। तो प्लैटिनम बैच इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रेजेंट इन द मार्केट। तो अगर आपको ये ऑप्शनल अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है इकोनॉमीज़ में, इकोनॉमिक थ्योरीज़ में, तो ये ऑप्शनल आपके लिए है। सो थोड़ा भीड़ का हिस्सा ना बने, आगे बढ़े और कॉन्टैक्ट डिटेल तुरंत शेयर करो मेरे साथ। इफ़ यू वांट टू गेट एडमिटेड, आपको एडमिशन चाहिए इसमें, तो फिर आ जाओ तुरंत। हिप्पोनॉमिक्स आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे सर्च करो, फॉलो करो और DM करो मेरे को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल। मिलते हैं क्लास में, तब तक वापस आ जाते हैं जो हमारी थ्योरीज हैं उसके ऊपर। देखो, इंडिया का EV मार्केट जो आज है उसमें मैक्सिमम जो योगदान है वो 2 व्हीलर्स का है, मोर देन 55%, 60%, लगभग 60% के आसपास आपको 2 व्हीलर्स दिखाई देंगे। देन 3 व्हीलर्स 35%, इसमें भी ज़्यादातर ई-रिक्शाज हैं, एंड देन ऑटोज, एंड देन 4 व्हीलर इज 5%। देखो, इंडिया में कार जो है जनरली लोग 2-3 कार्स नहीं खरीदते, एक कार खरीदते हैं अपनी ज़िंदगी में, दैट्स अ स्टेटस सिंबल। और वो एक कार सारा काम कर दे इसलिए खरीदते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस सब चल जाए। EVs इन इंडिया करेंटली, EV कार्स की अगर हम बात करें तो वो कभी आपकी प्राइमरी कार होना अभी डिजर्व नहीं करती, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंज एंग्जाइटी होती है लोगों को, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। दैट्स वाई एडॉप्शन ऑफ 4 व्हीलर्स इज क्वाइट लो। इसको बढ़ाना है तो हमें वॉर फुटिंग पे अपना चार्जिंग इंफ्रा बेहतर करना होगा, जो नंबर्स हमने आपको भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया में लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख यूनिट से का सेल हुआ है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट में, ऑटो इंडस्ट्री में लगभग 7.5-8% का वो है EV का, ठीक है, मार्केट शेयर। और इसमें आप एक्सप्लोसिव ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट थैंक्स टू 2 व्हीलर एडॉप्शन जो इंडिया में बढ़ा है हैज़ बीन 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। इसके साथ साथ आप सेगमेंट डोमिनेंस अगर देखते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर है, देन 3 व्हीलर्स मोस्टली फॉर कमर्शियल पर्पसेस, एंड देन 4 व्हीलर्स। और 4 व्हीलर्स की में क्यों प्रॉब्लम है वो हमने अभी चर्चा की। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस, कि क्यों EV मैन्युफैक्चरिंग में अचानक से और EV एडॉप्शन में ये तेज़ी देखी गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, फेम सब्सिडी, खासकर 2 व्हीलर्स को, और कई बार तो स्टेट सपोर्टेड सब्सिडीज़ भी मिलती हैं, ज़्यादातर 2 व्हीलर्स को एंड देन 4 व्हीलर्स को भी। उसकी वजह से जो डिमांड है वो ज़्यादा हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फेम 2 स्कीम, यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। तो ये जो फेम स्कीम है, इसकी वजह से 2 व्हीलर्स और इनिशियल अडॉप्टर्स ऑफ 4 व्हीलर्स वो बढ़े हैं। ठीक है, इनिशियल अडॉप्टर्स ऑफ 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स की तो अब सेल अब लगभग आप समझ सकते हैं कि मैच्योर हो रही है धीरे धीरे। पीपल आर मोर डिमांडिंग 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बिकॉज उसकी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कम है, और अब धीरे धीरे ओवरऑल जो प्राइस है उसका मार्केट में वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी दिया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी PLI फॉर ऑटो एंड कंपोनेंट्स एंड PLI फॉर एडवांस्ड बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों ही जगह पे 18,000 करोड़ एक जगह यहाँ पे, और लगभग 23,000 करोड़
ऑटो और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में सरकार PLI देती है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे आपको इंसेंटिव्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो चाहे वो इंडिया की होम ग्रोन आपकी ओला हो, ठीक है, या कोई आपकी टाटा हो, तो अगर वो बेहतर टाटा केमिकल्स एक अच्छी बैटरी सेल बना के ले आता है तो उसका इंसेंटिव सरकार उनको देगी, ठीक है, ताकि आप सप्लाई चेन भी बेहतर कर सकें। यानी जो हमारा डिपेंडेंस है चाइना और कोरिया के ऊपर, मोस्टली जो हमारा 700-800 करोड़ जितने का भी हम लोग बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग बैटरी सेल इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो सके, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स, नॉट जस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आके बना सकें। आप देख सकते हैं कि वियतनाम की कंपनीज हो, टेस्ला हो, सब की सब, क्योंकि भारत सरकार ने इंसेंटिव्स देने का वायदा किया हुआ है कि अगर आप $500 मिलियन तक इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, सो वी विल गिव यू सम इंसेंटिव कि आपको 15% की इम्पोर्ट ड्यूटी ही देनी पड़ेगी। इट्स अ बिग मूव। इसीलिए आप चाइनीज़ कंपनीज़ को देखें या फिर अमेरिकन कंपनीज़ को देखें, सबको इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करना चाहता है और इस इंसेंटिव का फ़ायदा उठाना चाहता है, ठीक है। तो FAME 2 क्या करता है? reduces prices for the customer and PLI scheme boosts the make in India, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंडिया में ज़्यादातर 4 व्हीलर में सबसे बड़ा मार्केट किसका है? वी नो दैट टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा मार्केट है 4 व्हीलर में, अराउंड मोर देन 60% ऑफ द शेयर। और वो भी इस समय चैलेंज इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज़ अ विंडसर EV फ्रॉम MG एंड महिंद्रा इज़ डूइंग वेल। 2 व्हीलर्स में बहुत समय तक मंथ ऑन मंथ किंग वॉज ओला, बट ओला का जो आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस रहा है और वर्ड ऑफ माउथ रहा है, दैट हैज़ बीन वेरी पुअर, इसीलिए अब मार्केट शेयर गिर रहा है 35%। इसका ध्यान बहुत रखना है इंडिया के होम ग्रोन EV मैन्युफैक्चरर्स को अबाउट ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस। एंड धीरे धीरे जो हमारे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स रहे हैं जैसे बजाज या TVS, वो कैचअप कर चुके हैं और 2 व्हीलर में अब डोमिनेंस स्थापित कर रहे हैं ग्लोबल लेवल एडवांस लेवल प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। और की प्लेयर्स कौन से हैं? हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, TVS है, बजाज है, एथर है, द होम ग्रोन द फर्स्ट स्कूटर विथ एन एंड्रॉयड स्क्रीन इन द वर्ल्ड, एथर। तो ये सब इंडिया के 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इनोवेट भी करते हैं और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हम एक्सपोर्ट करने को भी तैयार हैं, एटलीस्ट हमारा 2 व्हीलर, ठीक है। 4 व्हीलर में भी थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत और है, यानी कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है। अब हम केस स्टडी लेते हैं कि क्यों और कैसे हम लोग अपनी 4 व्हीलर की जो अडॉप्शन है, ठीक है, उसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला हमारा केस स्टडी है द नॉर्वे मॉडल। आपको पता होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ज़्यादातर अब जो है अपनी पूरी की पूरी फ्लीट कार्स EV की तरफ शिफ्ट करने लगे हैं। पेट्रोल डीजल वहाँ बहुत महंगा है, 200-250 रुपये लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा, मतलब इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाई? टू डिटर पीपल फ्रॉम बाइंग पेट्रोल कार्स और डीजल कार्स एंड शिफ्ट टू EVs। और इसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव देती है, ना सिर्फ बाइंग टाइम में बट उसके बाद भी बहुत सारे इंसेंटिव है इफ़ यू हैव EV कार्स। तो ये चीज़ों से इंडिया सीख सकता है कि दोज हु आर द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ EV, ठीक है, द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ EV, उनको जो है थोड़ा इंसेंटिव सरकार दे, जैसे रोड टैक्स थोड़ा कम देना हो, या फिर हो सकता है कि आपको टोल कम देना हो, पार्किंग फ्री कर दे, इस टाइप से। तो वही नॉर्वे मॉडल है, वो क्या कहता है कि ओवर 80% ऑफ ऑल न्यू कार्स सोल्ड इन नॉर्वे आर नाउ फुल्ली इलेक्ट्रिक बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव्स। क्या क्या है? मैसिव टैक्स इंसेंटिव, मैसिव, यानी कि ना आपको वैट लगना है, ठीक है, ना आपको परचेज टैक्स लगना है, ना आपको रोड टैक्स लगना है। ये एक ह्यूज प्राइस एडवांटेज देता है EVs को आइस कार्स के, आइस मतलब इंटरनल कंबशन इंजन कार्स के अगेंस्ट में EVs को एक बेहतर प्रोडक्ट बनाता है कॉस्ट वाइज। उसके बाद अनबीटेबल यूजर पर्क्स, क्योंकि सिर्फ कार खरीदने तक नहीं, उसके बाद भी जैसे सिटी लेन्स में फ्री सिटी लेन्स, फ्री पार्किंग, ठीक है, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू बस, प्रीमियम बसेस, ठीक है। और लॉन्ग टर्म विजन क्या है? दैट प्रो EV पॉलिसीज़ बना के प्रो EV पॉलिसीज़ बनाया जाए ओवर 2 डेकेड्स, ताकि इमेंस कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके। यानी पिछले 10 साल से और आने वाले 10 साल आगे कई सालों तक ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये एक स्टेबल पॉलिसी रही है, और साथ ही साथ इससे कंज्यूमर में ट्रस्ट बिल्ड हुआ है टुवर्ड्स EV, सो दैट दे आर नाउ नेचुरली ऑन मोर मैच्योरली अडॉप्टिंग द EV चेंज। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं अवेयरनेस फैलाना, कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस में लेना, और साथ ही साथ उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना बिकॉज वो रिस्क ले रहा है, ठीक है। इसके बाद
हम बात करते हैं हमारी केस स्टडी 2 की, जो है जो चाइना प्लेबुक। यानी चाइना तो सिंपल सा काम है, ग्लोबल डोमिनेंस चाहिए चाइना को, माइन से लेके मार्केट तक कंट्रोल करता है चाइना। खुद के यहाँ भले लिथियम ना हो, बट ग्लोबली जो इंपॉर्टेंट माइंस हैं दैट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज। तो माइन से लेके मार्केट तक सब कुछ चाइना कंट्रोल करता है। वो हम भी कर सकते हैं कि हम तो लेबर पॉजिटिव हैं, हम लेबर सरप्लस हैं हम लोग, ठीक है। तो चाइनाज की ऑल इन स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजिक विजन। आज से नहीं, पिछले 20-25 साल पहले से चाइना ये समझ गया था कि वो आइस इंजन में यूरोपियन कार्स को बीट नहीं कर सकता। तो अपने ग्लोबली जो चाइनीज़ पीपल थे, हाई परफॉर्मिंग, हाई एकेडमिक्स चाइनीज़ पीपल, उनको बाहर से लाया गया वापस चाइना वापस, उनको गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस दिए गए, उनको ऑटोनॉमी दी गई कि वो अपने हिसाब से ईवी पॉलिसीज़ बना सकें, ताकि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी का जो बेस है चाइना में वो बढ़ सके। ये ऑटोनॉमी दी गई, सोच लो चाइना जैसी जगह पे। और तब जाके वहाँ ईवी में आपको दिखाई देता है मैसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैसिव वैल्यू चेन, अ लार्ज कंज्यूमर बेस, और साथ ही साथ आपको दिखाई देगा कि वहाँ का जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ अमंग द मोस्ट डेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो सप्लाई साइड पुश पहले दिया गया, यानी पहले मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज़ दी गई कि वो सस्ते में बना सके क्या प्रोडक्ट्स को, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा सकें। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ द प्राइम प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, कि यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, शॉर्टकट्स लिए जाते हैं कि बैटरी कहीं से ले लिया, कुछ चीज़ कहीं से ले लिया, जोड़ के असेंबली करके एक प्रोडक्ट बना दिया। सो वी आर नॉट डूइंग एनी मोर वैल्यू एडिशन टू आवर सिस्टम। इसके साथ साथ वैल्यू चेन डोमिनेंस, यानी कि कंट्रोलिंग द एंटायर सप्लाई चेन, जिसको हम बोलते हैं ना वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि माइन से आप लिथियम कोबाल्ट ले रहे हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, कार के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसका सॉफ्टवेयर, उसमें लगी हुई स्क्रीन, पूरी की पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड होती है, सब कुछ चाइना में ही बनता है, एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। इसीलिए 75% ऑफ द ग्लोबल लिथियम बैटरीज जो मैन्युफैक्चर होती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं वो चाइना से ही होती है, ठीक है। चाइना इज़ द वर्ल्ड लीडर इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। और यही नहीं, चाइना इतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा चुका है कि 2027 तक दे आर गोइंग टू मास प्रोड्यूस सॉलिड स्टेट बैटरीज, जिसकी रेंज लगभग 1500 से 1800 किलोमीटर तक रहेगी। दैट इज़ द लेवल ऑफ डोमिनेंस दैट दे आर प्लेइंग अपॉन, और जिसको हमें कैच करना है। तो हम शॉर्टकट्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो लेसन्स फॉर इंडिया क्या है कि अगर आपको ट्रू लीडर बनना है तो हमें कंप्लीट वैल्यू चेन बनाना होगा, स्पेशली मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूविंग आवर बैटरी टेक्नोलॉजी, जो कि अभी इंडिया में नहीं है और टाइम भी नहीं है, जल्दी करना होगा सब, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्या क्या एक्शन ऑन द ग्राउंड है, मतलब कैसे कैसे इंडिया में ईवी का अडॉप्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको अडॉप्ट कर लें लोग, अडॉप्टेशन हो सके, क्या कर रही हैं गवर्नमेंट्स। तो आप दिल्ली की पॉलिसी देखिए, आप महाराष्ट्र की पॉलिसी देखिए, जो बिगेस्ट स्टेट्स हैं जहाँ पे परचेजिंग पावर ज़्यादा है और लोग और ईवीज़ खरीदते। इवन यूपी की पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, और हाइब्रिड पॉलिसी भी है, ईवी पॉलिसी भी है। खासकर दिल्ली का तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम था कि 25% ऑफ ऑल द न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली बाय 2025, आफ्टर 2025 विल बी ईवीज़। थोड़ा वो आगे पीछे पुश हो जाएगा, बट दिस वॉज। इसके साथ साथ उनका एक और मैसिव प्रोजेक्ट था, तो सरकार बदल गई कि हर 3 किलोमीटर के ग्रिड पे दे विल हैव अ चार्जर। चार्जिंग स्टेशन बनाना बहुत ज़रूरी है इस देश में, ठीक है, नहीं तो लोग फिर लाइन ही लगाते रह जाएंगे, क्योंकि चार्ज करने में भी तो आपको अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो इंडिया में है लगभग 45 मिनट्स लगते हैं आपको फुल चार्ज करने में अपनी कार को, अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं। चाइना में वो काम 10 मिनट तक लाने की कोशिश की जा रही है, 5 से 10 मिनट अल्ट्रा फास्ट चार्जर। और महाराष्ट्र का भी प्लान है, यानी कि महाराष्ट्र में तो सब्सिडीज़ भी मिलती हैं, 2 व्हीलर खरीद रहे हो, 3 व्हीलर खरीद रहे हो, तो आपको अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी आपको स्टेट भी सब्सिडी देता है, ठीक है। तो ये सारी सब्सिडीज़ दी जाती है ताकि कंज्यूमर का जो रुझान है वो आइस व्हीकल से हट के किधर जाए, ईवी की तरफ जाए। इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, वो खुद से चार्जिंग स्टेशंस लगाने को सोच रही है, 15,000 लगभग मुंबई और उसके आसपास, ठीक है। तो ये सब अर्ली पॉलिसी मेजर्स हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि धीरे धीरे करके ईवीज़ का अडॉप्शन बढ़ सके उनके स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम क्या क्या है वो बात कर लेते हैं जल्दी। रोड ब्लॉक क्या है,
सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रा मतलब कि वही चिकन एक प्रॉब्लम कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, ठीक है, कि पहले हम ईवी बेच ले कि पहले हम चार्जर लगा ले। बट ये सब कुछ एक साथ करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे ईवी बढ़ती जा रही है उस लिहाज में अगर देखा जाए तो चार्जर्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैसिव डिप्लॉयमेंट हमें चाहिए, एक रैपिड मिशन मोड डिप्लॉयमेंट चाहिए, ताकि एक डेंस और रिलायबल नेटवर्क हो। क्योंकि आज जो चार्जर्स लगे हुए हैं, बिकॉज इंडिया में पेट्रोल पे हमेशा पेट्रोल पंप वाले भैया होते हैं जो आपका तेल भरते हैं, ये काम वेस्ट में नहीं होता। इसीलिए वेस्ट में जब आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो आपको वहाँ किसी आदमी को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पीपल कैन यूज़ द चार्जिंग गन एंड दे पुट इट बैक। इंडिया में सिविक सेंस का अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन पे क्या देखा जाता है कि लोग यूज़ तो करते हैं और फिर वहीं तहीं छोड़ देते हैं। फिर वो कभी पानी में गिर जाता है, कभी कीचड़ में चला जाता है। कई बार क्या होता है कि जो चार्जिंग ईवी की पार्किंग स्पेस होती है चार्जर के सामने, वहाँ कोई भी अपनी कार लगा के चला जाता है, तो कैसे होगा चार्जिंग? कई बार तो चलते ही नहीं है चार्जर्स, बस लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ कि बिजली नहीं आ रही है। तो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा चार्जिंग इंफ्रा को ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बैटरी टेक्नोलॉजी को हमें इम्प्रूव करना होगा, ताकि बैटरी की जो इम्पोर्ट कॉस्ट है और जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है हमारा चाइना से और साथ साथ कोरिया के ऊपर से, वो कम किया जा सके। बिकॉज वी आर वेरी वल्नरेबल, कि चाइना मना कर दे कि अगर हम बैटरी नहीं देंगे तो क्या कर लोगे, ठीक है। बिकॉज चाइना इज नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना इज ऑल्सो आवर एडवर्सरी, ठीक है। तो उसके पास कई सारे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जो वो यूज़ कर सकता है। इसके साथ साथ द ग्रिड्स कार्बन फुटप्रिंट, द क्लीन क्रेडेंशियल्स ऑफ ईवी, मतलब क्लीन मतलब समझ के देखो कि अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं और वो बिजली ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, और जितना चार्जिंग बढ़ेगी उतना ज़्यादा बिजली की डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा कोल यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या आपकी ईवी वाकई क्लीन है? यानी कि ना सिर्फ ईवी का अडॉप्शन चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हम जो अपना बिजली बना रहे हैं वो ज़्यादातर रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा सके। एंड थैंक्स टू गॉड 50% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और पावर डिमांड इज बीइंग डन बाय रिन्यूएबल सोर्सेज। इसके अलावा हम देखते हैं कि कंज्यूमर एंग्जाइटी, सबसे बड़ी एंग्जाइटी क्या है? रेंज एंग्जाइटी, कि मेरी कार चल पाएगी कि या नहीं चल पाएगी, ठीक है। रेंज एंग्जाइटी बहुत बड़ी चीज़ है कि 200 किलोमीटर की अगर रेंज है तो कब तक चलेगी, कितना चलेगी, 180 के बाद बंद तो नहीं हो जाएगी। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये दिक्कत इसीलिए है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर हर जगह आसपास चार्जर होते तो लोग इतना सोचते ही नहीं, कह रहे ख़त्म होगा जाके लगा लेंगे, कहीं थोड़ी देर घूम लेंगे वापस आ जाएंगे। बट ये है नहीं, तो दैट्स वाई थोड़ा लोगों को डर रहता है। और दूसरी चीज़ वही बैटरी वाली बात है कि कभी ख़राब हो गई क्या, अगर अच्छी बैटरी नहीं है, जैसे हमने कुछ टू व्हीलर्स के साथ देखा जो प्रॉब्लम्स हुई, आग लग गया, गर्मी आ गई तो कुछ हो गया, तो वो सब ना हो। ये सब चेक्स एंड बैलेंस होने ही चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंजन कैसे है? ये ना सिर्फ हम कार की बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक इंजन कैसे? इट विल प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ता है जैसे जैसे बिकॉज ऑफ PLI स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना बल्क में आप इनपुट खरीदेंगे, जितना बल्क में आप इनपुट लेंगे तो आपको फिर पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी। जब पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो कंज्यूमर को कॉस्ट कम देनी पड़ेगी। सोच के देखो इस बात को, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ईवीज अब ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक नया पूरा का पूरा नया सेगमेंट अगर बनता है, जो कि ईवी सेक्टर बनता है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनता है, तो वो पूरा का पूरा सेक्टर, सोच के देखो, पूरे के पूरे सेक्टर में एक नई ऊर्जा के साथ नया जॉब क्रिएशन होगा, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने वाली सर्विसेज में भी, जैसे टेक इंफ्रा, साथ ही साथ ऑटोमेशन, डिप्लॉयमेंट ऑफ AI, ये सब जगह पे, जिसको हम सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। इसके बाद हमको एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। जितनी ज़्यादा EV बढ़ेगी और उसके साथ साथ जितना ज़्यादा हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से बना पाएंगे क्या अपनी बिजली को, अपने पावर को, उतनी हमारी डिपेंडेंस कम होगी ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर। 90% ऑफ ऑयल वी आर इम्पोर्टिंग, यानी इम्पोर्ट बिल जो है हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है? ऑयल के ऊपर। तो जितना हम ऑयल के में पैसा बचाएंगे उतना हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, उसको हम इंडिया के डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगा पाएंगे।
वेलफेयर स्कीम्स में लगा पाएंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स को बेहतर करने में लगा पाएंगे, रोड्स को बेहतर करने में लगा पाएंगे, जो आज हमको तेल को आयात करने में, इंपोर्ट करने में देना पड़ता है। इसके साथ साथ इन्फेंट इंडस्ट्री है, मतलब ये एक नई इंडस्ट्री है इंडिया के हिसाब से, इंडिया के लिहाज से, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, बट प्रोटेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर समय चलता रहे। देयर शुड बी अ सनसेट क्लॉज की 10 साल 15 साल का प्रोटेक्शन आपको देंगे, 10 साल का कम से कम, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सके और एक नेशनल चैंपियन लेवल तक आ सके, ठीक है, जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बना सके। ऐसी एक कंपनी नहीं, 4-5 कंपनी हमारे पास हो जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बना सके और ग्लोबल स्केल पे क्या कर सके, एक तरह से compete कर सके, ताकि जब हम फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये दरवाज़ा खोलते हैं इंडिया का, तो ऐसा ना हो कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स आए और इंडिया में फिर कुछ बचे ही ना, जैसे हमारे मोबाइल्स के साथ हुआ है ना, कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी एट पार एट ग्लोबल लेवल्स, ताकि फिर जो बाहर से अगर कंपटीशन आए भी बाद में तो हम सस्टेन कर सकें उस बात को। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लॉन्ग टर्म ईवी विजन के लिए, ठीक है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द स्वॉट एनालिसिस ऑफ इंडियाज पोजीशन। स्ट्रेंथ क्या क्या है, मैसिव मार्केट, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में 5% तो फोर व्हीलर है। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर गवर्नमेंट पुश इज देयर और ग्रोइंग इन इकोसिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक टैलेंट्स एंड एआई। वीकनेस क्या है, हाई डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड बैटरी, मोस्टली फ्रॉम चाइना एंड कोरिया, ठीक। उसके बाद इनएडिक्वेट एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरह से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं। और क्या है, एंड हाई अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ ईवीज। अरे कोई भी ईवी है लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए महंगी मिलती है अपने पेट्रोल वर्जन से, तो क्या ये कॉस्ट जस्टिफाइड है आम कंज्यूमर के लिए, क्योंकि ईवी आपकी प्राइमरी कार भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि क्या है अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास। तो हम ग्लोबल हब बन सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, यानी चाइना +1 में वी कैन बी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जस्ट बिहाइंड चाइना, यूएस एंड जर्मनी। उसके साथ साथ वी कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस एयर पोल्यूशन, खासकर हमारे मेट्रोपॉलिटन एरियाज से, दिल्ली एनसीआर में जो चोक पॉइंट्स बन जाते हैं वहाँ से हम कम कर सकते हैं पोल्यूशन। वेहिकुलर पोल्यूशन इज 25%, उस 25% को अगर हम कम कर पाए तो बहुत बड़ा नंबर होगा ये, ठीक है। इसके साथ साथ डिक्रीज द नेशंस ह्यूज ऑयल इंपोर्ट बिल, 90% ऑफ ऑयल वी आर इम्पोर्टिंग। थ्रेट्स क्या क्या है, इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, चाइनीज प्लेयर हो, यूरोपियन प्लेयर्स हो या अमेरिकन प्लेयर्स हो, टेस्ला हो, ठीक है। जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है, क्यों है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, चाहे वो बैटरी सेल के लिए हो और चाहे अगर हम लोग भी अगर रिसर्च कर लेते हैं और हमारा जैसे बोलीविया है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे ज़्यादा कोबाल्ट लिथियम मिलता है, उनके साथ अगर हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो फिर हमारे सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आएगी। तो दीज आर द थ्रेट्स। ऑल्सो पोटेंशियल फॉर पॉलिसी इंस्टेबिलिटी और चेंजेस, मतलब पॉलिसी इंस्टेबिलिटी क्यों, कि सरकार का अगर सारा फोकस ईवीज की तरफ चला गया तो हमारे लार्जर विजन में, क्योंकि सिर्फ एक सेक्टर का डेवलपमेंट करके इंडिया जैसे वाइब्रेंट देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वी हैव टू हैव मल्टीपल अप्रोचेज ऑफ डेवलपमेंट। उसमें ईवी एक स्टेप हो सकता है, ईवी इकलौता स्टेप नहीं हो सकता, ठीक है। तो दीज आर आवर स्वॉट एनालिसिस। तो क्या है द रोड टू 2030 एंड बियॉन्ड, इट्स वेरी सिंपल, वी विल कंक्लूड इट हियर कि विजन क्या है, इंडिया को क्लीनर एयर चाहिए, सिटीज़ में चाहिए, हिंटरलैंड वाली सिटीज़ में, दिल्ली, लखनऊ, पटना, हर जगह पॉल्यूशन है, ठीक है, वो कम करना है। उसके साथ साथ हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक जायंट बनना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनना है, ताकि हम ऑटोमेटिव फ्यूचर जो हो हमारा वो एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हम हिस्सा बन सके, कि इंपॉर्टेंट मेजर हिस्सा बन सके। क्या करना है, एक्सेलरेट करना है हमें अपने इंफ्रा को, चार्जिंग इंफ्रा हो, बैटरी इंफ्रा हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, सबको। उसके साथ साथ बैटरी रेस को जीतना है, ठीक है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें बढ़ाना है और इनोवेट करना है हमें इंडिया के लिए। वी हैव टू इनोवेट फॉर इंडिया सो दैट वी कैन मेक गुड प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, लो कॉस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो कि ग्लोबली लोग डिमांड करें, ठीक है। तो ईवी रेवोल्यूशन जो है वो ना सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर थोपना चाहिए कि देखिए आप खरीदेंगे तभी कुछ होगा, बल्कि हमारे जो मार्केट इंडस्ट्री लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं और कंज्यूमर, इन तीनों को साथ आना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, एक अच्छे प्राइस पे लाइए और गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट हो, इंसेंटिव हो कि कंज्यूमर अगर खरीद रहा है तो उसको टोल कम लगेगा, टैक्स कम लगेगा, रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अडॉप्ट करेगा।
क्योंकि कंज्यूमर तो रिस्क ले रहा है ना, सबसे बड़ा रिस्क तो कंज्यूमर ले रहा है एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके। तो जितना इंसेंटिव सरकार दे सके, जितने बेहतर प्रोडक्ट बना सके कंपनीज, इन सब की भी ज़रूरत रहेगी। ठीक है, सो क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर ईवी इंफ्रा, व्हाट वी कैन डू और व्हाट द इंडस्ट्री और द गवर्नमेंट शुड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस, अगर आज आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ है तो शेयर करो। मिलते हैं ऐसे ही किसी और लेक्चर में, और याद रखना, फॉर हाई स्कोर्स यूज द कोड HS Live फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th June। देर मत करो, आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द बैच। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।